नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर है क्या और रिव्यू करने के क्या उद्देश्य हैं या क्या पर्पस है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर के डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं, हम इन्हें कहाँ से ढूंढ सकते हैं, कैसे हम इन्हें रिव्यू कर सकते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको ऑर्डरली मैनर में हम इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटेड लिटरेचर के सोर्सेज क्या हैं। तो इसके दो मेन सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स है और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। प्राथमिक स्रोतों का भी हम रिव्यू कर सकते हैं और दूसरा सेकेंडरी सोर्स से प्राप्त जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हम रिव्यू कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज या फिर प्राथमिक स्रोत क्या है। तो प्राथमिक स्रोत में इन द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन द ऑथर रिपोर्ट्स हिज ओन वर्क। यहाँ पर मेन इम्फेसिस ये है कि जो भी ऑथर है वो अपने खुद के काम को यहाँ रिपोर्ट करता है, या फिर जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हैं, आपने खुद से किसी चीज़ को ऑब्जर्व की, प्राइमरी यानी फर्स्ट हैंड डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी सोर्स माना जाता है। किसी घटना को होते हुए आपने देखा है, उसे आपने रिकॉर्ड किया या अपनी आंखों से अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू से देखा है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो फर्स्ट हैंड जो हमारा अनुभव है या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो कहलाती है। तो यहाँ पर जो जैसे कि लिखा है कि ऑथर रिपोर्ट्स हिज ओन वर्क इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स, मोनोग्राफ्स, डिसर्टेशन, थीसिस। तो इन सब के फॉर्म्स में जो उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो उसने खुद लिखा है, खुद उसने कोट किया है, उसको हम प्राइमरी सोर्स मानते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा वुड बी लॉजिकल इन एरिया वेयर मच रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड, क्योंकि इस तरह का डेटा हमें उस एरिया में के लिए ज़्यादा तार्किक होता है, लॉजिकल होता है, जहाँ पर जिस एरिया में बहुत सारा काम किया है तो आपको वहाँ डेटा आसानी से मिल जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स की, तो सेकेंडरी सोर्स में द ऑथर कंपाइल्स एंड समराइजेज द फाइंडिंग ऑफ वर्क डन बाय अदर्स। यानी इसमें किसी और ने जो भी काम किया है उसको कोई दूसरा जो ऑथर है उसको कंपाइल करता है या समराइज करता है या उसको कोट करता है या बताता है कि जैसे कोई घटना हो चुकी है इतिहास में, तो अब हम इतिहास में तो जाके उस घटना को देख नहीं सकते, तो किसी ऑथर ने मान लीजिए किसी एम्परर के बारे में, किसी हिस्टोरिकल इंसिडेंट के बारे में कोई किताब लिखी है, उसको उस घटना को कहीं कोट किया और उसको हम पढ़ते हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। तो सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूड जर्नल आर्टिकल्स, टेक्स्ट बुक्स, डिसर्टेशन, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, ओपिनियन पीसेस, बिब्लियोग्राफीज, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, एब्स्ट्रैक्ट्स एंड एटसेट्रा। तो ये सारे सोर्सेज किसमें आ जाएंगे, सेकेंडरी सोर्स में, जिसमें कि जो कि हमारा जो कि प्राइमरी सोर्स में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रिव्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। अब हम रिव्यू करना चाहते हैं जो रिलेटेड लिटरेचर का, तो उसके डिफरेंट सोर्सेज या स्रोत क्या होंगे, कहाँ से हम उस डेटा को इकट्ठा करें, कहाँ से इन सूचनाओं को प्राप्त करें। तो यहाँ मैंने एक लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट से एक एक करके हम उस पर डिटेल में बात भी करेंगे। तो इसमें लाइब्रेरी है, कार्ड कैटलॉग है, रेफरेंस मटीरियल है, रिसर्च पीरियोडिकल्स, एब्स्ट्रैक्ट, न्यूज़पेपर, शोध सिंधु, सुशोध, गंगोत्री, ऐसे आदि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सोर्स है वो है लाइब्रेरी का स्टैक रूम। तो लाइब्रेरी से चूँकि हम सभी फेमिलियर हैं, इसलिए मैंने यहाँ कुछ भी उसके बारे में डिटेल में नहीं लिखा है। तो सबसे प्राइमरी, सबसे ऑथेंटिक सोर्स हमारा क्या है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में स्टैक रूम होता है, सभी जानते हैं। स्टैक रूम में आपको ढेरों किताबें, ढेरों कलेक्शन आपको मिल जाता है, अलग अलग तरीके से वो रखा होता है। वहाँ पर आप जाके उसकी हेल्प से कोई भी किताब, मैगजीन, सारी चीज़ों का मतलब विशाल भंडार होता है, उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉपिक से संबंधित रिव्यू को या डॉक्यूमेंट्स को ढूंढकर उसको आप पढ़ सकते हैं या उससे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्ड कैटलॉग इन द लाइब्रेरी। तो कोई भी लाइब्रेरी सिस्टम वो क्या करता है, वो जो कार्ड कैटलॉग पर ही काम करता है। एक्चुअली कार्ड कैटलॉग इज द इंडेक्स टू द एंटायर लाइब्रेरी कलेक्शन, की लाइब्रेरी में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है कलेक्शन, उनका जो मैगजीन सेक्शन का हो, चाहे रेफरेंस सेक्शन का हो, चाहे बुक्स का हो, चाहे आर्टिकल्स का हो, वो किस तरफ रखा है, कैसे रखा है, इसको बहुत आसानी से वो कार्ड कैटलॉग के ज़रिए उसे मैनेज करते हैं। तो कार्ड कैटलॉग एक्चुअली है क्या, इसमें जो भी कार्ड के माध्यम से जो भी बुक्स वगैरह हैं, उसमें ऑथर का नाम, टाइटल, सब्जेक्ट कार्ड, ये सब इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके रख दिया जाता है। जो रिसर्चर है उसका टॉपिक जिससे संबंधित है या जिस भी समस्या संबंधित है उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको वो अल्फ़ाबेटिकली ढूंढकर आसानी से फाइंड आउट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स क्या है, पीरियोडिकल्स एक्चुअली ये
तरह की छोटी मैगज़ीन्स हैं जो कि पब्लिश होती हैं रेगुलरली या फिर रेगुलर इंटरवल पे, नियमित अंतराल पर या नियमित रूप से ये पब्लिश किए जाते हैं। और पीरियोडिकल क्यों फ़ायदेमंद होते हैं? क्योंकि पीरियोडिकल जो हमें वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उन नए आइडियाज़ के बारे में बता देते हैं, नए डेवलपमेंट्स के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बाद में किसी बुक्स में अपडेट होते हैं या किसी बुक के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये पीरियोडिकल्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी रिसेंट की जो भी घटना होती है उस पर लोग अपना आर्टिकल लिख देते हैं। किसी तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें बहुत आसानी से इससे मिल जाती है। बहुत सारे पीरियोडिकल्स हैं वो कि कुछ एसोसिएशंस के द्वारा या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी निकाले जाते हैं, और इनको आसानी से जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जो भी जिनको भी इंटरेस्ट है फील्ड रिसर्च के फील्ड में, वो इनको अवेल कर सकते हैं। ये भी आसानी से लाइब्रेरी में मिल जाते हैं। फिर है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या है? एब्स्ट्रैक्ट एक सार है या संक्षेप है या समरी है। एब्स्ट्रैक्ट्स आर द ब्रीफ समरीज ऑफ द कंटेंट ऑफ रिसर्च स्टडी और आर्टिकल। जो भी आपने रिसर्च काम किया है का वर्क जो भी किया है उसको एक कम शब्दों में जो एब्स्ट्रैक्ट के रूप में लिखा जाता है, जिससे कि कोई पूरी थीसिस या पूरा डिसर्टेशन पढ़ने के बजाय हम उसे एब्स्ट्रैक्ट से ही समझ लें। तो दीज दे आर वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल रेफरेंस फॉर द रिसर्चर। इनको हम ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रेफरेंस होते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी देते हैं कि हम रिसर्च किस तरह से करें या कैसे करें। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि पर्पस क्या है रिव्यूज़ का, वो ये फुलफिल करते हैं। रिसर्च इन एजुकेशन यानी RIE इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च मटीरियल इन एजुकेशन, इज़ पब्लिश्ड मंथली सिंस 1966 बाय द एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर ERIC। तो अगर आप ERIC करके भी आप वेबसाइट पे डालेंगे तो आपको तमाम तरीके की जो रिसर्च हैं वो दिख जाएंगे और उनके जो एब्स्ट्रैक्ट आपको दिख जाएंगे। तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये मेरी टॉपिक से रिलेटेड ये वर्क किए गए हैं, और उन सार को पढ़कर या संक्षेप या जो एब्स्ट्रैक्ट है उनको पढ़कर आप समझ सकते हैं कि मेरे फ़ायदे का है। तो फिर आप उससे डिटेल जो भी इसका जो थीसिस है उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा थीसिस और डिसर्टेशन। थीसिस एंड डिसर्टेशन आर यूजुअली प्रिजर्व्ड बाय द यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ में हम थीसिस एंड डिसर्टेशन का वर्क होता है, अब तो कॉलेजेस में भी होने लगा है, तो लेकिन ये फाइनली सारी यूनिवर्सिटीज़ में ही सबमिट होता है। तो यूनिवर्सिटी में जब सबमिट होता है तो इसकी जो हार्ड कॉपी उसकी एक हार्ड कॉपी लाइब्रेरी में ज़रूर रखी जाती है, जिससे कि रिसर्चर उसे देख सकें। एंड वाइल सॉफ्ट कॉपीज़ आर अपलोडेड ऑन द वेरियस रिपोजिटरीज टू मेक दम अवेलेबल ईजिली ऑन वन क्लिक फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। एंड दीज रिपोजिटरीज में बी कॉल्ड शोधगंगा, शोध सिंधु, शोध गंगोत्री। तो ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इन पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इन पर हमें थीसिस और डिसर्टेशन जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में करवाई जाती हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन या आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इसकी डिजिटल कॉपी इन पर सेव की जाती है, जिससे कि कभी भी किसी भी कोने से रिसर्चर्स इन्हें देख पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शोधगंगा की। शोधगंगा और रिजर्वर ऑफ इंडियन थीसिस। ये जो भारतीय जो शोध कार्य है या जो भारतीय शोध है उनका एक रिजर्वर है, उनका एक खजाना है समझ लीजिए। और इसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने इसकी वेबसाइट दे रखी है shotganga.inflibnet.ac.in। तो शोधगंगा इज़ अ डिजिटल रिपोजिटरी है। आप उसे कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल पर एक क्लिक से ही आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो थीसिस और डिसर्टेशन कराए जा रहे हैं उनको आप देख सकते हैं। एंड थीसिस, सिनॉप्सिस, PDF, फेलोशिप्स, रिपोर्ट्स, ये सब भी यहाँ पर हैं। ठीक है। तो UGC नोटिफिकेशन जो 2009 में आया था उसमें अमेंडमेंट किया गया था 2016 में, और उसके ज़रिए ये सुनिश्चित किया गया कि जितनी भी जो भी थीसिस या डिसर्टेशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में किए जा रहे हैं उनका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ज़रूर से यहाँ पर अपलोड किया जाए, जिससे कि जो भी रिसर्चर हैं अपने रिसर्च से रिलेटेड कोई भी थीसिस या डिसर्टेशन को वो देख सकें। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको किसी और यूनिवर्सिटी में या लाइब्रेरी में दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप अपने घर बैठे किसी भी पूरे देश में जितनी भी रिसर्च हुई हैं वो सब आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है। जितनी भी रिसर्च होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में होती है उसको यहाँ पर अपलोड करना ही करना होता है। और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको देख सकते हैं कभी भी किसी समय, और दोहराव या डुप्लीकेशन से भी आप बच जाते हैं। नेक्स्ट है शोध गंगा के बाद में शोध सिंधु। शोध सिंधु कंसोर्टियम फॉर HE या हायर एजुकेशन रिसोर्सेज। इसकी वेबसाइट है ess.inflibnet.ac.in। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको बनाया था शोध सिंधु को, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय है हमारा, उसने क्या किया कि 3 कंसोर्सिया को मिलाया। 3 कंसोर्सिया थे हमारे UGC इन्फोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, दूसरा है एनलिस्ट, और
तीसरा है एनसेट AICTE कंसोर्टियम। तो इन तीनों को मिलाकर एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया, वो था हमारा शोध सिंधु। शोध सिंधु एक्चुअली क्या करता है, शोध सिंधु इज द कलेक्शन ऑफ ई जर्नल्स, ई जर्नल आर्काइव्स एंड ई बुक्स। ये सभी यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हैं कि जितने भी आपको ई जर्नल, जैसे पिछले अभी हमने बात की शोध गंगा की, तो वो एक रिपोजिटरी थी थीसिस और डिसर्टेशन की। और ये शोध सिंधु क्या है, एक कंसोर्टियम है जिसमें कि आपको ई जर्नल्स यानी जो भी जर्नल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। जर्नल्स आर्काइव, बहुत सारे जर्नल्स आर्काइव भी किए हुए हैं, उनको भी आपको मिल जाएंगी। ई बुक्स मिल जाएंगी, किताबें, क्योंकि आप बहुत सारी किताबें तो पढ़ नहीं सकते, तो किताबें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हैं, उसको आसानी से आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शोध गंगोत्री की। शोध गंगोत्री क्या है, इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस एंड PG डिसर्टेशन। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च अभी प्रगति में है, जिनको कि अभी पूरा किया जा रहा है, जिन पर भी काम हो रहा है, कंप्लीटेड नहीं है, और PG डिसर्टेशन, उन सबको यहाँ पर ऑनलाइन या डिजिटल फॉर्म में इनको यहाँ पर अपलोड किया गया है। तो ये रिपोजिटरी हमें क्या करती है, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर केवल एक क्लिक पर ये डिफरेंट रिसर्च का जो इन प्रोग्रेस रिसर्च है उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, PG डिसर्टेशन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब इसमें MRPs का मतलब मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स और साथ साथ PDF पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी इसमें अपलोड की जाने लगी हैं, जिससे कि वो अपने गाइडेंस के लिए इनको भी वो देख सकते हैं। अभी पहले जितनी भी रिसर्च जो ऑनगोइंग रिसर्च है, जो कंप्लीट नहीं है, जो डिसर्टेशन के फॉर्म में, वो शोध गंगोत्री में रहेगी, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाती है, यानी रिसर्च जो थीसिस सबमिट होती है फाइनली, तो उसे हम बाद में क्या करते हैं, शोध गंगा पर अपलोड कर देते हैं, जिसकी सबसे पहले मैंने बात की थी। तो इसके अलावा और सोर्सेज से जो पहले भी हमने बात किए थे, तो उसमें नेक्स्ट कंटिन्यू है हमारा न्यूज़पेपर या फिर समाचार पत्र। तो करंट न्यूज़पेपर प्रोवाइड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन स्पीचेस, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, न्यू ट्रेंड्स एक्सेट्रा। ये भी एक रिव्यू लिटरेचर का एक बहुत बढ़िया माध्यम है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि तुरंत ही जो भी कोई घटना घटती है, तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन या दूसरे दिन ही वो छप जाता है। तो ओल्ड न्यूज़पेपर भी बहुत गुड रिसोर्सेज हैं और पास्ट इवेंट मूवमेंट विच आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, क्योंकि ऐतिहासिक जो रिसर्च है उसके लिए जो हमारे ओल्ड न्यूज़पेपर है, ओल्ड इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, तो भी इसका एक अच्छा सोर्स है। और इन्हें भी हम आसानी से किसी पब्लिक लाइब्रेरी में, किसी के यूनिवर्सिटी में की लाइब्रेरी में आसानी से फाइंड हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो वन ऑफ द रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दीज इंक्लूड स्टैटिस्टिकल डेटा, रिसर्च स्टडीज, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, लॉज एंड अदर मटीरियल्स। दीज कैन बी अवेल्ड इन नेशनल, रीजनल, स्टेट एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट ऑफिस। यानी इन सभी जगहों पर हम क्या करते हैं, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी दस्तावेज भी एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर का फॉर्म है या इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है, जिसको कि जो रिसर्चर है वो अपने रिव्यू में या अपने शोध में उसको उपयोग उसका ला सकता है। नेक्स्ट है हमारा मोनोग्राफ इज अ डिटेल्ड रिटन स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट और एन आस्पेक्ट ऑफ इट। मतलब किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट पे या किसी इसके एक पहलू पर ये क्या हुआ है, ये एक सिंगल सब्जेक्ट पे लिखा हुआ एक डिटेल्ड स्टडी है या डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। इट मे बी अ बुक ऑन अ सिंगल स्पेशलाइज टॉपिक बाय वन ऑथर और वन वॉल्यूम। तो ये मोनोग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसको की सहायता लेकर हम रिव्यू कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स हमने बात की हैं। यहाँ पे डिफरेंट रिसोर्सेज क्या हैं, जिनकी हेल्प लेके कोई भी रिसर्चर अपने शोध कार्य में अच्छी डायरेक्शन प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग द रिलेटेड लिटरेचर, क्योंकि रिलेटेड लिटरेचर या लिटरेचर का रिव्यू या डॉक्यूमेंट्स को हमने रिव्यू तो कर लिया, उसकी समीक्षा तो कर ली, यानी उसको हमने ढूंढ तो, लेकिन अब समस्या क्या होती है, क्योंकि रिसर्चर क्या होता है कि ये भी इन्फॉर्मेशन आपने नेट से भी निकाल ली, लाइब्रेरी से भी जाके निकाल ली, लेकिन समस्या ये है कि आप उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। और जब आप रिसर्च लिखने बैठे, अपनी थीसिस को लिखने बैठे, तो आपको समझ में नहीं आता कि वो इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ली थी, उसका रेफरेंस कैसे दें, क्योंकि जो भी आप रिव्यू ले रहे हैं उसका आपको रेफरेंस ज़रूर देना होगा। ठीक है, तो रेफरेंस देने के लिए ज़रूरी है कि आप ये पहले जिस समय आप रिव्यू कर रहे हैं उसी समय उसका एक अच्छी तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करते चलें, ताकि आपको बाद में समस्या ना हो।
तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे भी मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं कि किस तरह से हम अपने लिटरेचर रिव्यू को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो नंबर 1 है रिकॉर्डिंग रेफरेंस इन्फॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफी कार्ड, बुकमार्क। तो जब भी हम रेफरेंस लेते चलते हैं या रिव्यूज़ देखते चलते हैं तो हम क्या करें, उसकी जो रेफरेंस इन्फॉर्मेशन है, हमने कहाँ से लिया है, किस बुक से लिया है, किस पेज नंबर से लिया है, तो आप उसके लिए या तो एक कार्ड सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड मार्केट में आते हैं, उसको लेकर हर बार हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कार्ड पर लिखते चलें। ठीक है, पहले के समय में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका था, लेकिन आज के समय में इसको हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि अधिकतर चीज़ें हम क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में हमारे पास रहती है, हमने उसको ले लिया। तो और बुक मार्क बनाने की फैसिलिटी आप के किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप सब जगह पे रहती ही है। तो हम उसे क्या करते हैं, उसको बुक मार्क लगा देते हैं कि हमने यहाँ से करा था। नेक्स्ट टाइम जब भी हमें वो पेज चाहिए होता है, सेम वही पेज खुल जाता है। तो इसके लिए लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप एक डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बना लें। आप MS वर्ड या नोट पर किसी की भी एक फ़ाइल बना लें, और वहाँ पर जो भी आपने रेफरेंस जहाँ से भी इस्तेमाल किया है उसका जो भी एड्रेस है, जो ऊपर आपका एड्रेस बार में जो एड्रेस आता रहता है, URL, उसको आप वहाँ पर सेव करते जाएं। तो जिससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में अगर आपने बुक मार्क उसका नहीं लगाया है, नहीं भी लगाया उस पेज पर, तो भी आप उस URL के माध्यम से उस पेज को दोबारा खोल लेंगे और आराम से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तो हो गया डिजिटल फॉर्म। लेकिन अगर आप बुक लाइब्रेरी में जाकर किसी बुक मैगजीन वगैरह को देख रहे हैं, तो आपको उसको कार्ड में उसका रेफरेंस नोट करना ही चाहिए, जिससे कि बाद में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट है रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और आजकल तो अगर इन सब चीज़ों से भी बचना चाहते हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो कि अपने आप ही आपकी हेल्प करेंगे, जिसमें कि मेंडले है, एंडनोट है, ज़ोटीरो है। ये इनमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपने रेफरेंस जहाँ से भी लिया है उठा के आप इसमें डाल दीजिए, वो अपने आप ही वो आप रेफरेंसिंग स्टाइल, डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल होती हैं, AP है ये जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। तो अगर आपने उसमें रेफरेंसिंग स्टाइल बता दी तो उस रेफरेंसिंग स्टाइल में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। आपको ये भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ये रेफरेंस लिखने का तरीका नहीं आता तो मैं कैसे लिखूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब भी हम ऐतिहासिक रिसर्च करते हैं या हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप डेटा को बाद में साथ साथ में मैनेज करते चलें तो ये बहुत बढ़िया होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि जिस हिसाब से या जिस ईयर में वो घटना घटी है उस हिसाब से इसको हम मैनेज करें। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिससे कि हमें बाद में अगर हम जब डेटा को लिखते हैं, रिसर्च को लिखते हैं, तो हमें आसानी होगी। ब्रॉड टू स्पेसिफिक में ये है कि हम पहले बड़ी कैटेगरीज बना लें। जैसे कि मान लीजिए हमने अगर हिस्ट्री में कोई डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो हम अपने डिफरेंट जो डायनेस्टीज़ हैं, डिफरेंट वंश हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने डेटा इकट्ठा कर लिया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, स्पेसिफिक। फिर उसके बाद पर्टिकुलरली डायनेस्टी में जो जो लोग आते हैं, जो एम्परर्स हैं, उनके बारे में इकट्ठा कर ली। तो हम क्या करें, अलग अलग बड़ी कैटेगरीज बना लेते हैं, उसमें हम डेटा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद फिर छोटी कैटेगरीज बना लेते हैं। इससे भी क्या होगा, हमारा एक बहुत ही जो डेटा है वो बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजर मॉडल्स टू मेजर थेरीज। बहुत सारे मेजर मॉडल्स और मेजर थेरीज में भी अपने डेटा को हम बांट सकते हैं कि इस पर्टिकुलर थेरी से रिलेटेड ये सारे रेफरेंस एक तरफ हमने रख लिए, डिफरेंट मॉडल से रिलेटेड सारे रेफरेंस एक तरीके से रख लिए। तो जब हम बाद में जब हम लिखना शुरू करते हैं, अपने रिसर्च को पूरा करते हैं या ऑन पेपर लिखना शुरू करते हैं, तो फिर ये बहुत आसानी से ही हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्रोमिनेंट ऑथर्स, अलग अलग ऑथर्स को भी आप बांट लीजिए, अल्फ़ाबेटिकली उन्हें बांट लीजिए कि किन ऑथर्स को आपने कंसर्न किया है या लिखा है। और लास्ट में है हमारा कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑर्डर। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑर्डर मतलब जो भी आप रिव्यू इकट्ठा करते जाते हैं उनको आपस में आप तुलना करते हुए कौन सा रिव्यू आपके फ़ायदे का है, जो आपके काम का हो, उसको आप रखते जाइए। क्योंकि अन्य से हम बहुत सारे रिव्यूज़ को देखते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसमें जो हमारे जो प्रोमिनेंट हैं, जो हमारे काम के हैं, उनको ही हमें रखना होता है। तो हम साथ साथ में अगर कंपैरिजन और कंट्रास्ट करते जाएंगे तो हमारे पास फाइनली क्या होगा, केवल यूज़फुल रिव्यूज़ ही बचेंगे। तो आई थिंक ये भी जितने भी मैंने तरीके बताए, इससे भी और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपने लिटरेचर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि आपको बाद में काम पूरा हो जाने पर जब लिखेंगे आप थीसिस तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर को हम की डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं, उनको हम सोर्सेज को कैसे पहचानें, कैसे हम काम करें और लास्ट में हम कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज करें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी पहुंचाएं, जिससे कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे मैंने कुछ रेफरेंस भी दे रखे हैं, उनको भी देखकर आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।